तो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें वीर सावरकर के विषय में, तो हम उनके विषय में जानेंगे किस तरह से वो अपनी सजा काटते हैं। एक सेलुलर जेल यानी कि काला पानी में उनको रखा जाता है, और हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सेलुलर जेल थी यानी कि काला पानी, ये अंडमान द्वीप समूह में होती थी। जब ज़्यादा कोई ऐसा क्रांतिकारी, जब भी कोई बहुत ही जोरदार या कद्दावर क्रांतिकारी नेता ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता था, तो उसको देश में मौजूद विभिन्न जेलों से बहुत दूर एक द्वीप, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पर मौजूद काला पानी में भेज दिया जाता था, ताकि कोई भी देश का व्यक्ति उस तक पहुंच न सके और न ही क्रांतिकारी उसको से आजाद कराने में सफल न हो सके। तो देखते हैं, वीर सावरकर को भी काला पानी में रखा गया था। The sentence of cellular jail in Andaman was also known as sentence for काला पानी ब्लैक वाटर। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई ये जो सेलुलर जेल इसमें अंडमान में होती थी, इसको काला पानी यानी कि ब्लैक वाटर के नाम से भी जाना जाता था। तो वीर सावरकर spent 10 valuable years of his life in this jail। तो हमारे क्रांतिकारी वीर सावरकर जी ने अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण जो 10 वर्ष थे वो इसी जेल में व्यतीत किए थे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर ट्रीटेड रोज देन बंडिट्स एंड मर्डर्ड इन दिस जेल। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो राजनीतिक कैदी होते थे, उनकी एवज में जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उससे बहुत ही बुरा बर्ताव, किसी खूनी या फिर बहुत ही ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा होता था, उस व्यक्ति को इस जेल में अलग से व्यवहार किया जाता था, जो कि पशुओं के साथ भी नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर वीर सावरकर हिमसेल्फ रोट दैट द प्रिजन्स वर केप्ट इन सेपरेट सेल। तो वीर सावरकर स्वयं ही ये बात लिखित तौर से बताते हैं पूरे देश को कि जो कैदी हैं उनको बहुत ही अलग रखा जाता था दूसरे कैदियों से। फिर यहाँ व्हेन देयर वाज इवन द स्लाइटेस्ट सस्पिशियन द पनिशमेंट ऑफ स्टैंडिंग विद हैंडकफ विद हैंड्स रेज वाज गिवन। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उनको स्लाइटेस्ट सस्पिशन यानी बताया गया है कि जब भी उनको घोर सजा देनी होती थी तो वो क्या करते थे, उनको सर्दी में तो पानी के अंदर खड़ा करते थे और गर्मी में पूरी तरह से धूप की रोशनी में उसको खड़ा करते थे जो कैदी होता था, और वो भी उनके बिल्कुल हाथ ऊपर करके उनको सजा दी जाती थी। तो बहुत ही खतरनाक यहाँ पर कैदियों के साथ व्यवहार किया जाता था। फिर आगे बता रहे हैं, प्रिजनर्स वर फोर्स्ड टू एक्सट्रैक्ट 30 पाउंड्स ऑफ ऑयल पर डे यूजिंग ए कर्सर। तो यहाँ बताया गया है कि जो कैदी थे उनको फोर्स्ड किया जाता था, उनसे जबरदस्ती 30 पाउंड जो ऑयल होता था उसकी ढुलाई करवाई जाती थी। जब कुओं से तेल को निकालना होता था तो उस समय उनसे उस तेल की ढुलाई करवाई जाती थी। दोज हु एक्सट्रैक्टेड लेस ऑयल वर बीटन अप। तो यहाँ बताया गया है, अगर वो उस तेल को कम मात्रा में ढोते थे या निकालते थे तो उनको पीटा जाता था। फिर इसके बाद भी ड्रिंकिंग वाटर वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू गेट। उस क्षेत्र में
जो पीने योग्य पानी था उसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल का कार्य था। तो यहाँ पर बताया गया है कि पीने के लिए पानी मौजूद नहीं होता था उन कैदियों के लिए, और उनको काफी लंबे समय तक प्यासे रहकर ही कार्य करना होता था। इन दिस जेल सावरकर वाज केप्ट इन ए डार्क सेल फॉर 6 months। तो यहाँ बता रहे हैं सावरकर कि 6 महीने के लिए उनको बिल्कुल अंधेरे काल कोठरी में रखा जाता है, दूसरे कैदियों से बिल्कुल अलग, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं, और दूसरा उनसे जो है बड़ा ही क्रूअल यानी कि कठोर व्यवहार भी किया जाता था। He was sentenced to confinement 3 times for 1 month each। तो हर एक महीने में उनके साथ 3 बार, लगभग 3 बार इसी तरह का बुरा व्यवहार होता था, और उनसे बहुत ही ज्यादा मात्रा में कार्य करवाया जाता था। उनको खाने पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता था। He was handcuffed and hung against the wall twice for 7 days। तो बताया जाता है कि उनको इसी तरह से लटकाया जाता था, पूरी तरह से किसी दीवार से लगा करके दोनों तरफ से उनको लटकाया जाता था, और ये 7-7 दिनों तक चलता रहता था। जरा सोच कर देखिए डियर स्टूडेंट कि किस तरह से हमारे वीर क्रांतिकारियों के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही अभद्र व्यवहार करती थी। तो उनको 2 दीवारों के बीच में लटकाया जाता था 7-7 दिनों तक। ही वाज केप्ट टाइड विद चेन फॉर 4 months। तो यहाँ पर बताया है कि वो जो हमारे वीर सावरकर जो हुए हैं उनको 4 महीने के लिए 4 महीने तक चैन से बांधा जाता था। तो बंधे हुए व्यक्ति देखिए किस तरह से मजबूर हो जाते हैं। फिर आगे बताया है द स्टोरी ऑफ सावरकर्स एक्साइल इन द सेलुलर जेल इज कवर्ड इन मोर देन 500 पेजेस। तो यहाँ बताया गया है कि जो वीर सावरकर थे, एक्साइल बताया है, एक्साइल का मतलब है वनवास। उनको सेलुलर जेल के लिए जब कारावास दिया गया, उनको देश निकाला देकर के वनवास दिया गया वहां पर, तो उनकी इसी विषय में जो ज्यादतियां की गई थी लगभग 500 पेज उन्होंने लिखे हैं, और एंड एवरी पेज इज हार्ट रीचिंग। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक जो पेज है वो हृदय को छू लेने वाला होता है। हमारा हृदय उन पेज को पढ़ करके बिल्कुल पिघल सा जाता है। तो इस तरह का व्यवहार हमारे कैदियों के साथ, कैदी भी क्या थे, हमारे क्रांतिकारियों के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट इस सेलुलर जेल में करती थी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, रोल ऑफ मदन लाल ढींगरा। तो मदन लाल ढींगरा ये हमारे एक बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी जो व्यक्ति हुए हैं उनमें से एक है। इन्होंने भी जबरदस्त रोल अदा किया है अंग्रेजों के खिलाफ। तो वीर सावरकर्स ब्रदर गणेश सावरकर वाज आल्सो ए ग्रेट पैट्रियट। तो वीर सावरकर के भाई गणेश सावरकर भी ठीक वीर सावरकर के जैसे ही देशभक्त हुए हैं। मिस्टर जैक्सन डिप्टी कलेक्टर ऑफ नासिक। तो यहाँ बताया है कि एक डिप्टी कलेक्टर के विषय में बताया है। नासिक के डिप्टी कलेक्टर थे मिस्टर जैक्सन एंड चीफ एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके चीफ एडवाइजर की बात नहीं, चीफ एडवाइजर जो थे उनके विषय में बताया है, और उनका नाम है कर्जन वाइली। हैड ए मेजर रोल इन गेटिंग हिम पनिश्ड। तो उनको सजा दिलाने में, किनको सजा दिलाने में, एक तो यहाँ बताया है कि मिस्टर जैक्सन डिप्टी कलेक्टर ऑफ नासिक, और दूसरे चीफ एडवाइजर द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इन दोनों का बहुत ही मेजर रोल रहा है किसको सजा दिलाने में, यहाँ पर मदनलाल ढींगरा सावरकर बंधु को। सो ओनली जुलाई 1
यानी कि 1 जुलाई की बात बताई गई है। 1909 एडी ए यंग मैन नेम्ड मदन लाल ढींगरा शॉट कर्जन वाइली इन लंदन। तो बताया गया है कि वीर सावरकर जो बंधु थे उनके साथ हुए इस तरह के अत्याचार की वजह से जो है हमारे मदनलाल ढींगरा बहुत ही व्यथित थे और इस सजा को दिलाने में जो मेन हाथ मिस्टर जैक्सन डिप्टी कलेक्टर का और यहाँ पर चीफ एडवाइजर ऑफ जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनके, तो उनको उन्होंने लंदन में मदनलाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वाइली को क्या कर दिया था भाई, कर्जन वाइली को गोली मार दी थी। तो देखिए यहाँ बताया है, आप देख सकते हैं मदनलाल ढींगरा वाज बोर्न इन 1883। तो मदनलाल जो ढींगरा है वो 1883 ईस्वी में पैदा होते हैं इनटू एन एलाइट एंड वेल एजुकेटेड फैमिली इन अमृतसर। वो पंजाब के अमृतसर में एक बहुत ही अच्छे परिवार से, पढ़े लिखे खानदान से, भले परिवार में वो पैदा होते हैं। इन द ईयर 1906 1906 में एडी यहाँ बताया गया इन द ईयर 1906 एडी ही वेंट टू। तो 1906 में वो कहाँ जाते हैं, लंदन टू स्टडी एंड केम इनटू कॉन्टैक्ट विद वीर सावरकर एंड श्याम जी कृष्ण वर्मा। और लंदन में वो जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो दो भारतीय क्रांतिकारियों, नंबर 1 तो हैं वीर सावरकर और दूसरे हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा, उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं। मदन लाल ढींगरा वाज हैंग्ड ऑन अगस्त 17 1909 एडी। तो मदन लाल ढींगरा को उनकी एक्टिविटीज की वजह से वो फांसी पर लटका दिए गए 17 अगस्त 1909 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, तो रोल ऑफ भिकाजी कामा। तो ये भिकाजी कामा का क्या रोल रहा है इसमें देखते हैं। भिकाजी कामा वाज ए ग्रेट रेवोल्यूशनरी वुमेन। तो यह एक बहुत ही महान क्रांतिकारी महिला हुई है। द सेंटर्स ऑफ हर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वर इंग्लैंड। और इनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है वो इंग्लैंड रहा है एंड फ्रांस, और फ्रांस में भी उनकी ये गतिविधियां रही हैं। सी पार्टिसिपेटेड इन दी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। और वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवादी या समाजवादी जो कॉन्फ्रेंस होती थी, सभाएं होती थी, उनमें वो पार्टिसिपेट करती थी। एंड अनफर्लेड द नेशनल फ्लैग। और वहां पर वो अपने जो देश का झंडा है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको फहराने का कार्य करती थी। और आगे बताया है, क्या बताया है आप समझ सकते हैं, मेड बाय हिमसेल्फ। और वो स्वयं उन झंडों को बनाते भी थी, ये बात बताई गई है। सी टॉक्ड अबाउट द एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल एट द कॉन्फ्रेंस। और वह प्रत्येक सभाओं में जाकर के ब्रिटिश जो सरकार थी उसकी शोषणकारी नीतियों के विषय में बातें करती थी। तो सी वाज टेकन कैप्टिव, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। एंड एक्साइल्ड फ्रॉम इंग्लैंड, और उनको इंग्लैंड से निकाल दिया गया था। आफ्टर दैट, इसके बाद सी वेंट टू फ्रांस, और फिर वो फ्रांस में चली जाती हैं। एंड रिटर्न्ड टू इंडिया इन 1934 एडी एंड डाइड इन 1936 एडी। और फ्रांस से फिर वो वापस अपने देश भारत में आती है 1934 ईस्वी में, और फिर 1936 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से भिकाजी कामा जी ने बहुत ही अच्छे से ब्रिटिश जो सरकार थी उसके खिलाफ अपने कॉन्फ्रेंस की हैं। और यहाँ आप उनका चित्र देख सकते हैं, भिकाजी कामा जी का चित्र है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो वो है गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट के विषय में हम आपको बहुत ही दिलचस्प बातें बताने वाले हैं।
बड़ी ही ग्रेटफुल ये बातें रही हैं, तो ध्यान से सुनते रहें। यहाँ पर गदर मूवमेंट के विषय में बताया गया है। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की शुरुआत की बात की गई है। मैनी इंडियंस वेंट टू अमेरिका, बर्मा, सिंगापुर, हांगकांग, कनाडा एटसेट्रा। तो यहाँ बताया गया कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बहुत से इंडियंस कहाँ चले गए थे, वो अमेरिका, बर्मा, सिंगापुर, हांगकांग और कनाडा में चले गए थे। लुकिंग फॉर मीन्स ऑफ अर्निंग मनी, वो धन कमाने के लिए वहां पर गए थे। एंड और भी हमें बहुत कुछ पता चलेगा। एंड लिवलीहुड, और जो आजीविका थी उसको कमाने के लिए वो इन विदेशों में गए थे। बट बीइंग इंडियंस, लेकिन भारतीय होने के नाते दे वर ट्रीटेड अब्यूजिवली अबॉर्ड। बट बीइंग इंडियंस दे वर ट्रीटेड अब्यूजिवली अब्रॉड, लेकिन विदेश में भारतीय होने के नाते उनके साथ भद्दा व्यवहार किया जाता था, ये बताया गया है। देयरफॉर, इसलिए, रियलाइजिंग द पेन ऑफ देयर कंट्री मैन, तो इसीलिए वो क्या करते हैं भाई, वो अपने देशवासियों की पीड़ा को वो समझते हैं कि किस तरह से कोई फॉरेनर, कोई विदेशी इंडियंस के साथ व्यवहार करता है। जब विदेश में इतने अमीर लोगों के साथ ऐसा होता है और कामकाजी लोगों के साथ ऐसा होता है, तो खुद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को अपने कंट्रोल में रखती है तो भारत के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा होगा। They decided to try to free India from the clutch of the British by staying aboard। तो यहाँ पर बताया गया है कि फिर वो निश्चय करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम भारत को ब्रिटिश जो चुंगल था, ब्रिटिशों की चंगुल से बचाने के लिए विदेश में रुकेंगे। तो वो सभी विदेश में रुकने का क्या करते हैं, प्रण लेते हैं और वहां पर भारत को आजाद कराने के लिए अपनी गतिविधियां शुरू कर देते हैं। सो दे डिसाइडेड टू स्टार्ट ए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, इसलिए उन्होंने वहां पर एक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, ऑन अप्रैल 21, 1913 एडी, ए हिंदुस्तानी एसोसिएशन, यानी कि यहाँ बताया है हिंदी पैसिफिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनाइजिंग द इंडियंस ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। तो अमेरिका और कनाडा में रहने वाले जो इंडियंस थे उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने हिंदुस्तानी एसोसिएशन के नाम से, कहते हैं जो हमारे भारतीय क्षेत्र के जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने मिलकर के 21 अप्रैल 1913 को एक संगठन का निर्माण किया था। कहां पर, अमेरिका और कनाडा में। विच वाज कॉल्ड द गदर पार्टी, इसी को ही गदर पार्टी कहा जाता था। अब हम उनके विषय में जानेंगे जो इनका गठन करते हैं। द मेन लीडर्स ऑफ द गदर पार्टी वर सोहन सिंह भनका। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये गदर पार्टी बनाई थी, ये एसोसिएशन जो बनाया गया था, तो इसमें जो मेन लीडर थे, वो गदर पार्टी के जो मेन लीडर थे वो थे सोहन सिंह भकना। फिर उसके बाद लाला हरदयाल हैं और भाई केसर सिंह ये भी थे, और पंडित कांसी राम तथा भाई परमानंद, मोहम्मद बताया है यहाँ पर मोहम्मद बख्त उल्ला एंड करतार सिंह सरबाना, ये सभी वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर का कार्य करते हैं गदर पार्टी को संगठित करने में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वाज द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और इन सभी का एक ही मोटिव था, एक ही लक्ष्य था इस पूरी पार्टी का कि भारत की आजादी के लिए संघर्ष करना। यहाँ पर देखिए कितनी हमारे देश के लिए या हमारे देश के युवाओं के लिए बड़ा ही एक प्रेरणा स्रोत रही है ये गदर पार्टी। फिर आगे आप देख सकते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव हमने देखा है उनका यही था कि भारत को
आज़ाद कराया जाए उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। थ्रू एवरी पॉसिबल एफर्ट एंड एक्टिविटी ब्रिटिश रूल वाज अप्रूटेड फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ बताया गया है कि इस पार्टी का एक ही उद्देश्य था कि भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। हर संभव प्रयास किए गए, हर गतिविधि को किया गया और भारत से अंग्रेजों को यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जड़ के साथ उखाड़ना ही इनका मेन मकसद था। द हेड क्वार्टर्स ऑफ द पार्टी वर इस्टेब्लिश्ड इन सैन फ्रांसिस्को। और ये जो गदर पार्टी बनाई थी, किसने बनाई थी? सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल, भाई केसर सिंह, पंडित काशीराम, भाई परमानंद, मोहम्मद बख्त उल्ला और करतार सिंह सरबाना, इन सभी ने जो ये गदर पार्टी बनाई थी उसका हेड क्वार्टर जो था वो कहाँ स्थापित किया गया? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसका जो हेड क्वार्टर था वो स्थापित किया गया। एट ए प्लेस कॉल्ड युगांतर आश्रम। और वहां पर जो यूएसए में ये सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान था, वहां पर इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया। और वहां पर क्या था? युगांतर नाम का एक आश्रम था, उसमें इन्होंने इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप उन वीरों की चित्र देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए जगत राम है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कौन है भाई? तो निधान सिंह है और प्रोफेसर परमानंद है, फिर जवाला सिंह है, फिर इसके बाद आप देखेंगे केसर सिंह है, पृथ्वी सिंह है और यहाँ पर प्यारा सिंह है, सोहन सिंह है और फिर यहाँ पर भीम खान सिंह है, भीम खान सिंह भी है। और फिर उसके बाद हम देखें तो इंदर सिंह है और उधम सिंह और फिर मंगल सिंह, ये सभी व्यक्ति वहां पर इस पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर बताया गया है इन नवंबर 1913 एडी, यहाँ 1913 के नवंबर की बात बताई गई है। ए वीकली न्यूज़पेपर नेम्ड गदर वाज ब्रॉट आउट विच स्टार्टेड पब्लिशिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू एटसेट्रा। तो 1913 के नवंबर में एक न्यूज़पेपर चलाया गया जिसका नाम था गदर। तो गदर नाम से न्यूज़पेपर चलाया जाता है और इसकी शुरुआत अलग अलग भाषाओं में की जाती है, जैसे कि हिंदी में भी छापा जाता था, मराठी में, इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में, इन विभिन्न भाषाओं में इनको छापा जाता था। तो यहाँ पर इन दिस न्यूज़पेपर्स, ये जो न्यूज़पेपर थे, द रियल पिक्चर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज प्रेजेंटेड टू दी इंडियंस एंड एट द सेम टाइम। तो उस समय जो इंडियन लोगों के साथ ब्रिटिश सरकार का जो रवैया होता था उसके विषय में सब कुछ पिक्चर के साथ वहाँ छापा जाता था और ये रियलिटी में छापा जाता था। द यूथ वर कॉल्ड अपॉन टू जॉइन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। और उसके माध्यम से जो युवा थे उनको ज्यादा से ज्यादा इन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए क्या किया जाता था? कॉल किया जाता था उनको। दिस लेटर वाज सेंट फ्री ऑफ चार्ज टू मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और यहाँ बताया गया कि ये सारे शब्द यानी कि ये सारे अखबार जो हैं वो विश्व के बहुत से देशों में बगैर किसी चार्ज के, बगैर किसी मूल्य पर भेजा जाता था। थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी रीचेज इंडिया बाय शिप्स। तो यहाँ देखिए, हम देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी रीच्ड। तो इस पार्टी के हजारों लोग, हजारों सदस्य, तो इस पार्टी के जो हजारों सदस्य हैं तो वो क्या होता है भाई? थाउजेंड ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी रीच्ड इंडिया बाय शिप टू लिबरेट इंडिया। तो इंडिया को आजाद कराने के लिए जहाज में सवार होकर के हजारों की संख्या में इस पार्टी के सदस्य भारत में पहुंचते हैं। These people spread all over Punjab and started secret
एक्टिविटीज अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। और ये सभी लोग भारत के अलग अलग कोने में फैल जाते हैं जो कि पंजाब से संबंधित थे, और पंजाब में तो ये पूरी तरह से छाए हुए थे। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट जो थी हमारे देश में, अंग्रेजी गवर्नमेंट, उसके खिलाफ एक्टिविटीज में गुप्त रूप से वो लग जाते हैं। इन मार्च 1914 एडी लाला हरदयाल वाज ऑर्डर्ड टू बी अरेस्टेड। और 1914 में लाला हरदयाल को इन गतिविधियों की वजह से अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया जाता है अंग्रेजी सरकार के द्वारा। सो ही लेफ्ट अमेरिका, इसलिए उन्होंने क्या किया भी, अमेरिका को छोड़ दिया था। तो ये सारी गतिविधियां वो कहाँ कर रहे थे, वो कर रहे थे अमेरिका में, और दूसरे जो पहुंचे थे जहाज की मदद से वो पंजाब में अपनी गतिविधियां कर रहे थे। तो इन्होंने इस समय अमेरिका को ड्रॉप कर दिया था एंड वेंट टू स्विट्जरलैंड, और फिर वो अमेरिका से स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। कौन? लाला हरदयाल। आफ्टर दैट, इसके बाद लीडर्स लाइक भगवान सिंह, करतार सिंह सरबाना, रामचंद्र एटसेट्रा कंटिन्यूड द गदर मूवमेंट। और उनके स्विट्जरलैंड चले जाने के बाद फिर और भी जो बहुत से लीडर्स थे, उन्होंने जैसे कि भगवान सिंह, करतार सिंह सरबाना और रामचंद्र आदि ने इस आंदोलन को, गदर आंदोलन को जारी रखा था। तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर जानकारी मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, कामागाटा मारू इंसिडेंट। तो इसके विषय में जानेंगे, ये क्या था कामागाटा मारू जो इंसिडेंट था। द मेंबर्स ऑफ द गदर पार्टी सेंट द रेवोल्यूशनरीज विद जर्मन वेपन्स टू इंडिया इन ए शिप कॉल्ड तोसा मारू विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एन आर्म्ड रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो गदर पार्टी के मेंबर थे, सदस्य थे, उन्होंने क्या किया था भी, क्रांतिकारियों को जर्मन हथियारों के साथ एक शिप में सवार करके इंडिया के लिए भेज दिया था, और उस शिप का नाम था तोसा मारू। तोसा मारू में सवार होकर के ये सभी क्रांतिकारी भारत की तरफ निकल पड़ते हैं। क्योंकि इनका उद्देश्य था एक सशस्त्र क्रांति भारत में की जाए, यानी कि अंग्रेजों को केवल अहिंसा नहीं, हिंसा के दम पर भी उनको भारत से निकालने का प्रयास किया जाए। बट इट वाज ऑलरेडी रिपोर्टेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। लेकिन भारत की जो अंग्रेजी सरकार थी, उसको इस विषय में पहले से ही सूचना प्राप्त हो गई थी। देयरफॉर, इसलिए अपॉन रीचिंग इंडिया पहुंचने से पहले ही ऑल द पीपल वर मेड प्रिजनर्स एंड सेंटेंस्ड टू डेथ। और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि बंदी बना लिया गया, और उनको मौत की सजा सुनाई गई। फिर यहां पर आप आगे देखेंगे क्या होता है। एट द सेम टाइम, उसी समय द कनेडियन गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड मैनी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियंस। और यहाँ देखिए कनाडा की जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसने बगैर किसी कारण के ही वहां पर रह रहे इंडियंस पर क्या कर दिया था, अनरीजनेबल यानी कि अयोग्य कुछ पाबंदियां लगा दी थी। देयरफॉर इसलिए फॉर द सपोर्ट ऑफ दीज इंडियंस, बाबा गुरदीत सिंह, ए वेल्थी इंडियन फ्रॉम सिंगापुर, लेफ्ट फॉर कनाडा विद 350 इंडियंस इन ए शिप नेम्ड कामागाटा मारू। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जब कनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियंस पर, वहां रह रहे इंडियंस पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, तो उनको सपोर्ट करने के लिए बाबा गुरदीत सिंह जो थे वो बहुत से इंडियंस के साथ, और वो बहुत ही ज्यादा अमीर थे, तो उनको लेकर के वो क्या करते हैं भाई, वो सिंगापुर से निकलते हैं। सिंगापुर से निकलते हैं किसके लिए, कनाडा में आने के लिए। और वहां उनके साथ उस शिप में कौन थे, इंडियंस शामिल थे, और उस शिप का नाम था कामागाटा मारू।
तो आपको समझ में आ गया होगा कामागाटामारू के विषय में। ऑन मार्च 23, 1914 एडी, तो 23 ऑन मई है, यहाँ पर मार्च नहीं है, ऑन मई 23, 1914 एडी, तो 23 मई 1914 ईस्वी के दिन when this ship reached the Canadian port of Vancouver, तो जब 23 मई 1914 को ये जो कामागाटामारू शिप था, ये कनाडा के जो पोर्ट है, जो बंदरगाह थी वैंकावर, जब वहां पहुंचता है तो द कनेडियन गवर्नमेंट अलाउड ओनली 24 पीपल टू लैंड देयर, तो कनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इन 350 लोगों में से केवल 24 लोगों को ही उतरने का मौका दिया था। कनाडा की सरकार ने कहा कि 350 में से केवल 24 जो लोग थे, इंडियंस थे, वही इस वैंकावर जो बंदरगाह है वहां पर उतर सकते हैं। द कनेडियन गवर्नमेंट अलाउड ओनली 24 पीपल टू लैंड देयर along with 346 Hindus and Muslim were also on board the ship। तो यहाँ बताया गया है कि 340 जो लोग थे उन 350 में से, उनमें से सिख, हिंदू और मुस्लिम ज्यादातर मौजूद थे उस जहाज में। कामागाटामारू नामक जो जहाज था उसमें everyone was forced back on to the शिप, और सभी को वापिस जहाज की ओर फोर्स किया गया, उनको धकेल दिया गया। आफ्टर दैट, इसके बाद द शिप लेफ्ट फॉर इंडिया, और इंडिया के लिए शिप निकल पड़ता है वहां से, क्योंकि कनाडा में तो इंडियंस को उतरने नहीं दिया। ऑल द पीपल विद दिस शिप, है ना, तो जितने भी लोग बचे थे वो सारे के सारे, वो क्या होता है कि इंडिया के लिए निकल पड़ते हैं उस शिप में सवार होकर के। आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ हमारे सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सभी तरह के हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर सिख मौजूद थे। और यहाँ देखिए कामागाटामारू इंसिडेंट के विषय में बताया है। बजाज घाट यहाँ पर कलकत्ता जो है हमारे देश का बंदरगाह, वहां पर ये पहुंचते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा। द इंफॉर्मेशन हैड ऑलरेडी रीच्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, और इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इस बात की खबर उनको पहले ही मिल चुकी थी। और व्हेन दिस शिप रीच्ड कलकत्ता बजाज घाट, जब कलकत्ता के बजाज घाट पर यह शिप जो कि कामागाटामारू नाम का शिप था, ये जब पहुंचता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट लेट देम गेट डाउन एंड ट्राइड टू सेंड द पैसेंजर्स टू पंजाब फोर्सफुली। तो यहां बताया गया है कि इन लोगों में से किसी को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कलकत्ता में नहीं उतरने दिया, और पूरे फोर्स के साथ, पूरे दबाव के साथ, पूरे बल के साथ उन लोगों को कहां भेजने का प्रयास किया, उनको पंजाब में भेजने का प्रयास किया। लेकिन जो ये क्रांतिकारी थे ये कोलकाता में ही एंट्री करना चाहते थे। When some passengers tried to enter कलकत्ता, लेकिन जब कुछ यात्रियों ने कलकत्ता में प्रवेश करने का प्रयास किया, द गवर्नमेंट ओपन फायर ऑन दी इनोसेंट पैसेंजर्स, और जो सरकार थी उसने निर्दोष यात्रियों पर ओपन फायर करवा दी थी। दिस इंसिडेंट हैपेंड ऑन दिसंबर 27, 1914 एडी, और यह घटना 27 दिसंबर 1914 के दिन घटी थी। ऑन द स्पॉट, मौके पर ही 19 पीपल डाइड, तो 19 लोग मौके पर ही मर जाते हैं। इन द इंसिडेंट, इस घटना में। दिस इंसिडेंट फर्दर एक्सीलेटेड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और ये जो घटना थी ये एक तरह से गियर का काम करती है, एक्सीलेटर का काम करती है। जो संघर्ष था हमारे देश को आजाद कराने के लिए, उसके लिए ये एक स्पीड मेकर का कार्य करती है। ये एक ऐसी घटना थी। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
7 नंबर, द ग्रेट प्लान ऑफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन। तो यहाँ बताया है कि द ग्रेट प्लान ऑफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन 1915 एडी। तो 1915 की जो महान प्लान बनाया गया था क्रांति का, उसके विषय में हम जानेंगे 1915 में कौन प्लान बनाता है। तो देखिए, द कामागाटा मारू इंसिडेंट हैड डीप इम्पैक्ट ऑन दी रेवोल्यूशनरीज। तो यहाँ बताया गया है कि जो कामागाटा मारू की घटना थी उसने बड़ी ही गहराई से हमारे क्रांतिकारियों को प्रभावित किया था, बुरी तरह से प्रभावित किया था। रेवोल्यूशनरीज फ्रॉम अब्रॉड स्टार्टेड कमिंग टू पंजाब। और जो विदेशों में हमारे क्रांतिकारी रह रहे थे उन्होंने पंजाब में इकट्ठा होना आना शुरू कर दिया था। एंड होल्डिंग सीक्रेट मीटिंग्स, और उन्होंने गुप्त जो सभाएं थी वो आयोजित करनी शुरू कर दी थी इन जनवरी 1915 एडी। तो यहाँ बताया गया है कि 1915 की जनवरी में रास बिहारी बोस आल्सो रीच्ड पंजाब। तो पंजाब में रास बिहारी बोस भी पहुंचते हैं। और ये रास बिहारी बोस कौन थे? ये हमारे सुभाष चंद्र बोस के भाई थे। ही established an organization and drafted a plan for an armed revolution against British rule on February 21, 1915 AD by contacting military cantonments across the country। तो यहाँ बताया गया है कि जब रास बिहारी बोस यहाँ पहुँचते हैं तो वे क्या करते हैं, उन्होंने एक संगठन स्थापित किया और एक ड्राफ्ट किया, एक प्लान बनाया। और वो प्लान क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ सशस्त्र जो क्रांति थी वो उन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने शुरू करने का प्रयास किया। कब? 21 फरवरी 1915 को। 21 फरवरी 1915 को उन्होंने ये सब कर दिया था। और बाय कॉन्टैक्टिंग मिलिट्री कंटोनमेंट्स अक्रॉस द कंट्री, और उन्होंने ऐसा पूरे देश भर में जितनी भी सैनिक छावनियां थी उनसे कॉन्टैक्ट करके ऐसा करने का प्रयास किया था। तो सचिंद्र नाथ सान्याल, करतार सिंह सरबाना एटसेट्रा वर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्लान अलोंग विद रास बिहारी बोस। तो बताया गया है कि ये जो क्रांति, सशस्त्र क्रांति वो करने जा रहे थे, तो उसमें सचिंद्र नाथ सान्याल और करतार सिंह सरबाना के साथ रास बिहारी बोस इस प्लान में शामिल थे। The date of the revolution was changed to February 19। तो यहाँ बताया गया है कि भाई जो पहले डेट बनाई गई थी उसको चेंज करके बताया गया कि भाई जो क्रांति के लिए डेट निर्धारित की गई थी 21 तारीख को, जो निश्चित की गई थी तारीख 21 फरवरी, उसको पहले से ही घटा करके 19 फरवरी निर्धारित की गई। बट ए ट्रेटर नेम्ड कृपाल सिंह इन्फॉर्म्ड द ब्रिटिश ऑफ द होल प्लान। लेकिन एक दगाबाज जिसे कहेंगे हम, जिसे धोखेबाज कहेंगे, कृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति था, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहले से ही सारा प्लान बता दिया था। तो रास बिहारी बोस मैनेज्ड टू एस्केप, और रास बिहारी बोस जो है वो वहां से बच निकले। बट यहाँ पर बताया बट 42 रेवोल्यूशनरीज वर, लेकिन 42 क्रांतिकारी हैंग्ड एंड 200 रेवोल्यूशनरीज वर सेंटेंस्ड टू लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट। तो बताया गया है कि यहाँ पर 42 जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी पर लटका दिया गया, और उनके अलावा 200 क्रांतिकारियों को उम्र कैद की एक लंबी सजा दी गई। ए फ्यू सिमिलर एफर्ट्स वर मेड बाय राजा महेंद्र प्रताप एंड बरकत उल्ला खान विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पर जर्मनी की सहायता से क्या होता है कि एक बहुत ही ऐसा ही एक सिमिलर प्रयास और किया जाता है, और जिसमें राजा महेंद्र प्रताप और बरकत उल्ला खान शामिल थे।
एंड द अमीर ऑफ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के अमीर नाम के व्यक्ति उसमें शामिल थे। हु आल्सो फॉर्म्ड एन अंतरिम गवर्नमेंट इन काबुल, और यहाँ बताया गया कि उन्होंने पहले से ही काबुल में एक अंतरिम गवर्नमेंट बना रखी थी। बट द आर्म्ड रेवोल्यूशन कुड नॉट सक्सीड इन अदरवाइजिंग ब्रिटिश रूल, और यहाँ बताया गया है कि ऐसा सब प्रयत्न करने के बाद भी जो ये आर्म्ड रेवोल्यूशन थी, जो सशस्त्र क्रांति होनी थी, वो ब्रिटिश सरकार पर कंट्रोल करने के लिए, उनको हरा पाने के लिए कामयाब नहीं हो सकी, ये भी बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इस वीडियो को आप पूरी तरह से 2 से 3 बार जरूर सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10th क्लास में आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है, और इसमें कुछ और भी बताया गया है, हम वो भी देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो एक्टिविटी कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन करतार सिंह सरबाना, तो जो करतार सिंह सरबाना थे उनके विषय में बहुत सी जानकारियां हम इस गतिविधि में जानते हैं। एंड रास बिहारी बोस एंड राइट सेपरेट पैराग्राफ, और ये कहा है कि इन दोनों पर एक अलग से पैराग्राफ आपको लिखना है। तो देखिए, इन दिस वे even after the revolution of 1857 AD, Indians carried forward the struggle टू लिबरेट द कंट्री। तो यहाँ बताया गया कि जब यहाँ आप लोग जानेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें भी जो इंडियंस थे वो आगे बढ़ करके, जो आम लोग थे वो आगे बढ़ करके इस संघर्ष में देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। द इंडियंस अडोप्टेड द पाथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट अगेंस्ट द ओप्रेसिव एंड एक्सप्लोएटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। तो यहाँ पर एक दमनकारी और शोषणकारी नीतियां जो सरकार की, ब्रिटिश सरकार की चल रही थी, उसका बहुत ही जोरदार तरीके से क्रांतिकारियों ने विरोध करते हुए आगे बढ़े थे और इस 1857 की क्रांति को अंजाम दे रहे थे। ए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद कूका मूवमेंट इन पंजाब, अभिनव भारत इन महाराष्ट्र एंड अनुशीलन समिति इन बंगाल। तो बताया गया कि ये जो 1857 की जो रेवोल्यूशन थी, इसी में ही शामिल थे। क्या क्या शामिल थे? एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, एक क्रांतिकारी जो आंदोलन था वो शुरू किया गया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, जिन में से कूका मूवमेंट था, जहां आपने राम सिंह के विषय में जाना है। और फिर आप देखेंगे ये कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। अभिनव भारत इन महाराष्ट्र में हुआ था और अनुशीलन समिति का गठन किया गया था, ये बंगाल में हुआ था। ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ था। द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब टू मद्रास। तो यहाँ पर बताया है कि जो ये क्रांतिकारी आंदोलन था, ये पंजाब से मद्रास तक फैल चुका था। एंड फ्रॉम महाराष्ट्र टू बंगाल, और महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक फैल चुका था। इंडियंस सेटल्ड अबोर्ड आल्सो अंडरस्टूड द सोरो एंड पेन ऑफ देयर कंट्रीमैन। और जो लोग भारतीय जो विदेशों में रह रहे थे, वो भी हमारे देश के सभी जो इंडियंस थे, वो भी हमारे देशवासियों की जो पीड़ा थी उसको महसूस कर रहे थे। और सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा और बीकाजी कामा एंड द एगिटेटर्स ऑफ गदर मेड एफर्ट्स टू लिबरेट द कंट्री विद द पीपल ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशन। तो यहाँ बताया गया है कि भाई इनमें से सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बीकाजी कामा और बहुत से जो यहाँ पर क्रांतिकारी हुए हैं और जो पथ प्रदर्शक हुए हैं गदर पार्टी के, उन्होंने अपने देश को एक सशस्त्र क्रांति के जरिए देश को आज़ाद करने का पूरा प्रयास किया। द रिवोल्यूशनरीज ऑफ दिस फर्स्ट फेज रिवाइव्ड इंडियन वरीलिटी बाय शोइंग इंडोमिटेबल क्योरेज। और यहाँ बताया गया है कि
जो क्रांतिकारी थे उन्होंने पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी तरफ से एक सशस्त्र और एक अथक और एक बलपूर्वक जो साहस था, जो बहादुरी थी उनके अंदर, जो उनका बलिदान देने की इच्छा थी, उसका परिचय दिया यहाँ बताया है। बाय शोइंग कहा है तो आप समझ सकते हैं। ड्यू टू विच नेशनलिज्म वाज फर्दर स्ट्रेंथेन्ड and the revolutionaries of the second phase got inspiration। और बताया गया कि इसी की वजह से ही जो राष्ट्रवाद हमारे देश में फैला था उसको और भी ज़्यादा बल मिला, तथा क्रांतिकारियों के ये सेकंड फेज में बहुत ही ज़्यादा अग्रसर था, इससे प्रभावित था। जो सेकंड फेज के जो क्रांतिकारी थे वो पहले फेज के क्रांतिकारियों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। द रोल ऑफ ऑल दीज रेवोल्यूशनरीज इन द इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल वाज अकमेंडेबल। तो यहाँ बताया अकमेंडेबल। तो जो भी रोल यहाँ पर प्ले कर रहे थे क्रांतिकारी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, उनके संघर्ष को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जो संघर्ष था वो अनमिट रहेगा, और उनके संघर्ष की वजह से ही हमारे देश को इतनी ताकत मिली कि भी मिलकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस देश से बाहर निकालने में कामयाब हो पाए थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं उन क्षेत्रों को, हस्तियों के विषय में जानते हैं जिन्होंने इसमें अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स और मेमोरियल मोनोमाउंट। तो यहाँ बताया गया है। तो ऊपर वाला जो सेक्शन है इसमें हम क्या देखेंगे कि भाई फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, जिन्होंने भारत में क्रांतियों के पिता कहा जाता है वो है, और दूसरा है मेमोरियल मोनोमाउंट है। तो वो भी हम वो स्थान देखेंगे जहां पर ये क्रांतियां वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पंजाब के राम सिंह कूका के विषय में बताया गया है। कूका मूवमेंट हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उनमें इन्होंने एक बहुत ही एक्टिव जो रोल था वो उन्होंने प्ले किया था। दूसरा सरदार अजीत सिंह का चित्र यहाँ आप देख रहे हैं, इन्होंने भी जबरदस्त तरीके से अंग्रेजों का विरोध किया था। फिर विनायक दामोदर सावरकर के विषय में हमने जस्ट पढ़ा है, बहुत ही गहराई से इन्होंने अपने देश के लिए सारा कुछ किया है। फिर यहाँ पर बारिंद्र कुमार घोष के विषय में हम जानेंगे। तो ये बारिंद्र कुमार घोष जो कि पश्चिम बंगाल में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और क्रांति को जीवित रखते हैं, इन्होंने जन्म दिया वहाँ पर क्रांति को, तो इनके हम प्रयत्नों को नहीं भुला सकते। दूसरी तरफ हम मेमोरियल मोनूमेंट्स के विषय में जानेंगे। तो इनके विषय में देखिए युगांतर आश्रम सेंट फ्रांसिस्को के विषय में बताया है, और ये युगांतर आश्रम जो है ये सेंट फ्रांसिस्को युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को ये यूएसए में स्थित है, और यहाँ पर गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वो स्थापित किया गया था। एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ पर शुरू किया गया था मोहन सिंह हरदयाल जी के द्वारा। एक बहुत ही अच्छे से यहाँ पर क्रांतिकारियों को देश की आज़ादी के लिए तैयार किया जा रहा था। और यहाँ हम देखेंगे कूका मेमोरियल मालरकोटला। अब ये जो है ये पंजाब में है। मालरकोटला पंजाब में एक जगह है, पहले ये एक रियासत होती थी, अब ये एक डिस्ट्रिक्ट है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर क्या है कि भाई जो मेमोरियल है उसके विषय में ये चित्र आप देख सकते हैं। एक बहुत ही सशस्त्र और संगठित रूप से मूवमेंट को अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया जाता है। फिर दूसरी तरफ हम सेलुलर जेल मेमोरियल अंडमान के विषय में देखते हैं। तो अंडमान में अंग्रेजों के द्वारा जो ये जेल स्थापित की गई थी सेलुलर जेल के नाम से जानी जाती थी, और ये जेल का आप चित्र देख सकते हैं। इसी में ही हमारे देश के बहुत से क्रांतिकारियों ने अपने काफ़ी दिन, साल और महीने बिताए हैं। इनमें से
आप देखें तो वीर सावरकर रहे हैं। उन्होंने तो 10 वर्ष से ज़्यादा वहाँ पर अपना समय बिताया है और बहुत सी यातनाएं सही हैं, फिर तिलक भी हुए हैं और न जाने कितने क्रांतिकारी हमारे इस जेल में रखे गए हैं और यह जेल काला पानी के नाम से जानी जाती थी। दूसरा फिर यहाँ हम एक और चित्र देखते हैं और वो चित्र है कामागाटा मारू मेमोरियल कोलकाता। तो कामागाटा मारू नाम से एक मेमोरियल स्थापित है कोलकाता में, हमारे पश्चिम बंगाल में ये कोलकाता का स्थान है और यहाँ पर इसके नाम से कामागाटा मारू के नाम से ये वो स्थान है जहाँ पर इस कामागाटा मारू नामक जहाज में मौजूद जो यात्री कलकत्ता में एंट्री चाहते थे उनको एंट्री नहीं दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और जिसमें 19 के लगभग जो हमारे मासूम यात्री थे वो मारे जाते हैं और उनको जबरदस्त तरीके से जबरन पंजाब में भेजने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जो ये यात्री थे ये कोलकाता में एंट्री पाने के लिए उतारू थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, जबरदस्त ये चैप्टर है। अब यहाँ अगर आप देखते हैं तो क्रोनोलॉजी के विषय में आप जान सकते हैं। तो देखिए कुछ विशेष बातें हैं, कुछ तिथियां हैं, वो आपको रिमाइंड करनी है। अभी आपने चैप्टर पढ़ा है, आपने वीडियो को 2 से 3 बार देखा है तो आप इनको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि बर्थ ऑफ वीर सावरकर, इसके विषय में आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि भाई ये जो जगह है वो कहाँ है जहां पर वीर सावरकर जी का जन्म हुआ था और कब हुआ था ये बताया है। 28 मई 1883 एडी, यानी कि 28 मई 1883 को वीर सावरकर का जन्म खालिस्तान जगह में हुआ था। तो इस जगह का नाम आपको बताना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है किलिंग ऑफ चार्ल्स रैंड बाय द चापेकर ब्रदर्स। तो यहाँ पूछा है कि भी जो चापेकर ब्रदर्स थे जिन्होंने 22 जून 1897 ईस्वी को चार्ल्स रैंड को गोली मार दी थी, तो वो कहाँ मारी थी वो जगह आपको यहाँ बतानी है। तीसरा जो पर्सन है वो है मदन लाल ढींगरा शॉट कर्जन वायली इन लंदन। तो मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वायली को गोली मार दी थी। इसके विषय में आपको पता ही होगा पहले से ही, 1 जुलाई 1909 को ये घटना घटी थी, आपको बताना है। फिर चौथा जो पॉइंट है हैंगिंग ऑफ मदन लाल ढींगरा। तो मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? अगस्त 1909 को ये फांसी की सजा दी गई थी। इसके विषय में भी आपको अच्छे से अपना आंसर अटेम्प्ट करना है और ये सारे आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं। फिर 5वां पॉइंट है सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू वीर सावरकर फॉर 2 लिव्स। तो यहाँ बताया गया है कि 2 बार जो उम्र कैद की सजा थी वो वीर सावरकर को दी गई थी, सुनाई गई थी। और फिर दिसंबर 2 यहाँ पर बताया कि 23 दिसंबर 1910 ईस्वी को ये सजा सुनाई गई थी और वो कहाँ थी जेल आपको बताना है। फिर पॉइंट नंबर 6 है बम वाज थ्रोन ऑन लॉर्ड हॉर्डिंग। तो एक बम फेंका गया था लॉर्ड हॉर्डिंग पर और वो भी कब? 1912 में, यानी कि 1912 में फेंका गया था। आपको बताना है कि वो स्थान कहाँ है और किसने ये बम फेंका था। फिर इसके बाद 7th जो पॉइंट है गदर पार्टी वाज फाउंडेड। तो गदर पार्टी फाउंडेड यानी कि बनाई गई थी, किसने बनाई थी? 1913 में बनाई थी और कौन कौन उसमें शामिल था उनके नाम आपको इसमें बताना है। गदर पार्टी का हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को पढ़ाया है, आप समझ गए होंगे। फिर अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 ग्रेट प्लान ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशन। एक बहुत ही बड़ा और महान यहाँ पर प्लान तैयार किया जाता है सशस्त्र क्रांति का। 21 फरवरी 1915 ईस्वी को कौन ये प्लान तैयार करता है ये आपको बताना है। फिर इसके बाद जो 9 नंबर पॉइंट है उसमें है डेथ ऑफ वीर सावरकर फरवरी 26 1966 एडी। तो 26 फरवरी 1966 ईस्वी को वीर सावरकर की मृत्यु होती है और कहाँ होती है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है।
आपके आंसर का जवाब हमें बेसब्री से रहेगा। अगर आप लोग सच्चे मन से स्टडी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने स्टडी टिपलेट चैनल को तहे दिल से चाहते हैं, तो आप इन क्वेश्चन का जवाब हमें जरूर भेजें। आप लोगों की जागरूकता का ये एक परिचय होगा अगर आप जवाब देते हैं। तो लेट्स लर्न अगेन में हम देखते हैं कुछ बातें यहाँ भी है। लेट्स लर्न अगेन। तो नंबर 1 है विनायक दामोदर सावरकर फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अभिनव भारत। तो ये आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर के विषय में बनता है ये। यहाँ पर जो मैच वाले प्रश्न आते हैं आजकल कंपटीशन एग्जाम में या आपकी बोर्ड परीक्षाओं में, वो भी होते हैं। तो एक तरफ तो बॉक्स में मिलेगा अभिनव भारत और दूसरी तरफ इधर उधर नीचे या ऊपर आपको मिलेगा विनायक दामोदर या सावरकर। तो आपको पहचान करनी है कि किसका संबंध किससे है। फिर दूसरा है यहाँ पर अनुशीलन समिति वाज फॉर्म्ड इन बंगाल। तो बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था या उसे स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है द ब्रिटिश ऑफिसर करजन वाइली वाज मर्डर्ड बाय मदन लाल ढींगरा। तो ब्रिटिश जो ऑफिसर थे करजन वाइली, उनकी मृत्यु या उनका मर्डर, उनकी हत्या की थी किसने की थी? मदनलाल ढींगरा ने। कहाँ की थी ये सब आपको याद आ जाना चाहिए, और क्यों की थी ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो सावरकर जो बंधु थे उनके सजा का कारण थे। अब हम देखते हैं 4 नंबर पॉइंट, बाबा गुरदीप सिंह सेंट 350 इंडियंस टू कनाडा बाय शिप नेम्ड कामागाटामारू। तो यहाँ आप देख सकते हैं भाई कि जो बाबा गुरदीप सिंह थे वो कनाडा के लिए एक तोसा मारू जहाज की तो बात आपने पहले सुनी थी, लेकिन यहाँ पर कामागाटा मारू की बात है और यहाँ पर 350 इंडियंस को सवार करके वो कनाडा भेजते हैं। लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट केवल 24 इंडियंस को ही वहां पर उतरने का मौका देती है, बाकी को नहीं उतरने देती। तो ये वो घटना है, आपको पता होगा। और फिर वही जहाज जब भारत में कोलकाता में पहुंचने का प्रयास करते हैं तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अंधाधुंध फायरिंग कर देती है। फिर यहाँ पर देखिए 5वां नंबर पॉइंट है द कुका मूवमेंट वाज लेड बाय राम सिंह कुका। तो ये आपको भी पता होना चाहिए भी जो कुका मूवमेंट हुआ था यहाँ पर ये राम सिंह कुका जी के द्वारा शुरू किया जाता है। भारत के पंजाब राज्य में इसकी शुरुआत होती है और नामधारी समुदाय ये होता है। फिर आप इसको ये भी जानेंगे कि ये जो कुका मूवमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहा, अंग्रेजों को झंझोड़ने के लिए उनको हिलाकर रख दिया, अंग्रेजी सरकार की नींव को हिलाने का कार्य किया था। सबसे पहले इस कुका मूवमेंट में ही स्वदेशी और बायकॉट जैसे अभियान शुरू किए गए थे। फिर उसके बाद इन स्वदेशी और बायकॉट अभियानों को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपनाया गया। और फिर तीसरे नंबर पर महात्मा गांधी जी ने भी स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट शुरू किए थे। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 6, द गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन 1913 एडी। तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। और गदर पार्टी की स्थापना कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मोहन सिंह है और जो लाला हरदयाल है, भकना है, इन सब के विषय में आपको पता होना चाहिए। और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपकी लाइफ में आपको जरूर फेस करने पड़ेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा पढ़ा हुआ एक एक शब्द आपकी लाइफ में इस चैप्टर से जरूर काम आएगा। आपकी जो ये एनसीईआरटी की हिस्ट्री है ये बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी ही नॉलेजेबल है आप लोगों के लिए। हमारी ये जो नई बुक आई है हिस्ट्री की, इसको पढ़ते समय कोई भी स्टूडेंट बहुत ही कम चांस है कि वो बोर होंगे, क्योंकि अपने देश और अपने देशवासियों और क्रांतिकारियों के विषय में विस्तार से जानने की अगर किसी में ललक है तो वो स्टूडेंट तो कभी भी
इस हिस्ट्री की बुक से क्या नहीं होगा भाई, सबको पता है, वो उबेगा नहीं, उसको सारी की सारी जो स्टोरीज हैं, जो बातें हैं, वो लर्न होने वाली हैं अगर वो इंटरेस्ट लेकर के स्टडी को पढ़ता है तो डियर स्टूडेंट, कंपटीशन एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सारे क्वेश्चन आप लोगों की इस बुक में है। ईमानदारी से आप इनको जरूर पढ़ें, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से आपके पेरेंट्स आप लोगों को महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद एडमिशन के बाद भी ढेर सारा जो खर्चा आपके एडमिशन के बाद जो होता है, जैसे कि ड्रेस है, आपकी किताबें हैं, आपके खान पान की बातें हैं, और भी न जाने कितनी एक्टिविटीज़ हैं, तो उन पैसों को आप वसूल कर सकते हैं इन बुक्स को। इन जितने भी वीडियोस हैं या जितनी भी आपके पास हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स हैं, खाली समय में आप उनको जरूर पढ़ते रहें, ताकि आपकी लाइफ में वो बिल्कुल नॉर्मली घुल जाए। और जब आप 12th क्लियर कर लेते हैं और किसी को पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसकी तैयारी के लिए आपको किसी कोचिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता न हो। सारे क्वेश्चन आपको पहले से ही पता होंगे, तो आप लोगों को किस लिए किसी कोचिंग सेंटर में जाकर के एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी उम्मीद के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से हम दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली और भी महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आपके चैनल को बहुत सारे लोगों तक आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोगों के इस स्टडी चैनल से जुड़ सकें। तो फिर से होंगे हम हाजिर आप लोगों के सामने एक यूजफुल वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टेबल 8। एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर लेकर के आया हूँ 10th क्लास की हिस्ट्री से, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है ईसाईयत और इस्लाम, दोनों के बीच में उदय और टकराव। किस तरह से इन दोनों का उदय होता है और इन दोनों के बीच में कैसे टकराव होता है, हम ये जानेंगे। फिर इनके विषय में इनका प्रचार देखेंगे, ये किस तरह से अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं। और फिर ईसाईयत और इस्लाम के टकराव देखते हैं। यहाँ पर क्रूसेड के विषय में जानेंगे। 4 क्रूसेड हुए हैं, ये चारों क्रूसेड बड़े हुए हैं, और उसके बाद कुछ छोटे क्रूसेड हुए हैं, ये जानेंगे। और फिर हम देखेंगे ईसाईयत और इस्लाम में समानताएं क्या थी, और फिर उसके बाद हम संघर्ष के प्रभाव भी जानेंगे, क्या प्रभाव रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहते हैं, तो और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आपका अपना स्टडी चैनल आपके साथ सदा बना रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।